20 साल हुए, 20 साल हुए हैं सियासत में, इस जद्दोजहद में, और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैं तो 20 साल और की तैयारी कर रहा हूं, और ये इसलिए कि जितनी आपने मुझे इज्जत दी है, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। जिस तरह जब मैंने आपको बुलाया, जिस तरह आप आए और जिस तरह आपने मेरी हौसला अफजाई की, मैं आज 20 साल के बाद अपनी कौम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब चाहता हूं थोड़े आराम से अब आप मेरी ये कहानी सुने कि मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो क्यों सियासत में आया? उसने क्यों तहरीक इंसाफ बनाई? तो मैं ये शुरू करने से पहले जो इधर मेरे नौजवान, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी अपनी औरतों की इज्जत करते हैं। आपने ध्यान रखना अपनी औरतों का। समझ गए आप? उधर हाथ खड़ा करके बताएं, समझ गए आप? कोई प्रेशर नहीं डालना आपने उस तरफ और उधर भी। अच्छा, अब मैं अब आपको बताऊं कि मैं क्यों सियासत में आया। सबसे पहले कि मैं क्रिकेटर था, और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अभी भी गुलामी के बड़े असरात थे हमारे मुल्क पे। नई नई आजादी थी, और मुझे याद है हम जब पहली दफा मैं पहला मैच खेलने गया इंग्लैंड में, तो मुझे याद है मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे ये कहा, गौर से सुने, आराम से बैठे, सुने जरा। तो मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे कहा कि इमरान खान, अंग्रेजों को आप हरा नहीं सकते, यहां से हम इज्जत से हार के चले गए तो बड़ा कारनामा होगा। मैंने तब क्रिकेट शुरू की, और मुझे बड़ा फख्र हुआ जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी क्रिकेट टीम को ऊंचा जाते देखा। हमने बड़ी टीमों को हराया और आखिर में वर्ल्ड कप जीता। मुझे बड़ी खुशी हुई और फख्र हुआ पाकिस्तानी होते हुए। लेकिन हमारा वक्त ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी वर्ल्ड चैंपियन और पाकिस्तान स्क्वाश का भी वर्ल्ड चैंपियन। जहांगीर खान, जानशेर खान 20 साल तक स्क्वाश की दुनिया पे हुकूमत करते रहे। और हम जब अपनी हॉकी टीम, मेरे जमाने में हमारी जो हॉकी टीम थी, दिल खुश हो जाता था उनको हॉकी खेलते देखते। दुनिया हमारी हॉकी टीम को मानती थी। तो मैं तब बड़ा हो रहा था, और तब जो मेरी जवानी थी, हमें इतना फख्र था कि हमारा मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है, और हम मुकाबला करते थे उन अंग्रेजों का जिनकी हमने गुलामी की थी। मुझे फख्र था। तो मुझे जब तकलीफ हुई देख के, आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमारा मुल्क ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हुआ। मैं इंग्लैंड जाता था। जब मैं इंग्लैंड जाता था तो उधर मैं इदारों को मजबूत देखता था, जमहूरियत देखता था, एक फलाई रियासत देखता था, इंसानियत का निजाम देखता था, इंसाफ देखता था, कानून की बालादस्ती देखता था, एक जमहूरी निजाम को फंक्शन करते देखता था। और फिर मैं जब पाकिस्तान आता था तो हमारे बजाय जमहूरियत आगे जाने से
हम पीछे जा रहे थे और हमारा साथ वाला मुल्क हिंदुस्तान, उसकी जमहूरियत आगे जा रही थी। तो मुझे दूसरी ये तकलीफ थी। तीसरी मुझे ये तकलीफ थी कि हमारे मुल्क में हमारे सामने करप्शन बढ़ती जा रही थी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो क्लास में एक लड़का था, सारी क्लास कहती थी कि इस लड़के का बाप करप्ट है, पैसा बनाता है कस्टम में। अभी भी मुझे याद है, और मुझे उस लड़के पे इतना तरस आता था कि सारी क्लास कहती थी देखो ये लड़के के बाप ने करप्शन में पैसा बनाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी आंखों में देखा, अपने सामने देखा कि करप्शन का मुकाबला होना शुरू हुआ। एक बारी लेता था आके चोरी करके डाका मार के चला जाता था, और दूसरी बारी लेके आके उतनी मुकाबला करता था करप्शन में। हमारे सामने हुआ ये। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर भी सियासत में ना आता, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, अल्लाह ने इज्जत दी थी। मैं वो पाकिस्तानी था, बाद में गोलवास को होगा, बाद में मैं आ रहा हूं उधर, फिक्र ना करो। मुझे पता है आपकी दिल की आवाज, लेकिन जरा सुने 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 सुने, क्योंकि मुझे फिर से मैं ये कहानी नहीं आपको बताऊंगा अपनी सियासत की, ये सिर्फ मैं एक दफा आपको बनाने लगा हूं। मैंने फिर भी सियासत में नहीं आना था इसलिए कि पहले से तो मेरे से तकरीर ही नहीं होती थी। मैं अभी वो देख रहा था पढ़ा की अपनी तकरीर, आपको पता नहीं याद है या नहीं, खैर आप तो बहुत छोटे होंगे। वर्ल्ड कप के क्रिकेट फाइनल पे जो तकरीर की, मुझे अभी भी देख के शर्म आती है वो तकरीर को। तो मेरे से तो तकरीर ही नहीं की जाती थी, मुझे तो लोगों के सामने खड़े होकर शर्म आती थी, इसलिए मैं समझता था मैं कभी सोचा भी नहीं सियासत का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सियासत में क्यों आया। और नौजवानों ये सुने आप, ये मैं आप तकरीर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कर रहा हूं, सुने जरा। मैं सियासत में इसलिए आया कि अल्लाह के मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ। एक वक्त आया कि मेरी तरह का आदमी, मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ा अपना तोहफा दिया जो है ईमान। अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया, और जब ईमान आया तो ये सुने जरा, ईमान वाले इंसान और जिसमें ईमान नहीं उसमें क्या फर्क होता है। जिसमें ईमान नहीं होता वो दुनिया में आता है, अपनी बच्चे पैदा करता है, खाना पीना खा खू कर चला जाता है। जानवर भी इस दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। लेकिन इंसान, लेकिन जो अल्लाह में मानता है, उसको ये पता होता है कि वो इस दुनिया में जब आता है तो उसकी एक आखिरत होती है, और वो उसने अल्लाह को जवाब देना होता है। और जवाब उतना अल्लाह उसे ज्यादा देता है, उतना ही अल्लाह उस पे के लिए वो क्या करता है। तो तब मैंने सोचा, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया कि मेरी सोच से ज्यादा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा और अपने अल्लाह से मिलूंगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेगा कि तुम्हारे मुल्क में गरीबों का खाना लूटा जा रहा था, जब जो पैसा आवाम पे लगना था वो थोड़े से मगरमच्छ अपने पेट में डाल रहे थे और बाहर बड़े बड़े घर बना रहे थे, चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को। तो इमरान खान तुमने क्या किया? मुझे एक दिन खौफ आना शुरू हुआ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो जिंदगी अच्छी है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब मैंने क्रिकेट खत्म की, सारी जिंदगी कुछ भी ना करता, थोड़ी सी क्रिकेट पे बातचीत करके आराम से याशी की जिंदगी गुजार सकता था।
लेकिन ये फिर से सुन लो मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने से सवाल पूछो, सब अपने से सवाल पूछो कि जब तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुमने भी एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना है, तो तुम अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब तुम जुल्म और नाइंसाफी अपने माशरे में देखते हो, अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने क्या किया जुल्म खत्म करने के लिए। आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। जितना अल्लाह आपको नवाजता है उतना ज्यादा आप सब पे जिम्मेदारी होगी कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने कमजोर तबके के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जो पिसे हुए हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, वो हारी, वो किसान, वो तबका जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उनका खाना लूट रहे हैं थोड़े से लोग ऊपर बैठ के, तुम सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह आपसे पूछेगा और यही आपके जिंदगी का मकसद है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, नहीं तो अल्लाह आपको जानवर बना देता। जानवर का कोई मकसद नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे चलता है। अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने इंसानों को ये सिर्फ दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं और आप इंसानियत के लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऊपर फैसला रखा है। और मेरे पाकिस्तानियों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, आप अल्लाह से 5 वक्त की नमाज पे क्या पूछते हो? आप पूछते हो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी दी? बताए ना कौन लोग हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं। वो हमारा आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके रास्ते पे हम अल्लाह से कहते हैं कि उनके रास्ते पे लगा। हजरत मूसा के रास्ते पे लगा, हजरत ईसा के रास्ते पे लगा। ये सारे वो लोग थे, ये सारे वो इंसान थे जो सच और हक पे खड़े हुए और सबने जालिमों का मुकाबला किया। हजरत मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया, हजरत ईसा ने रोमन्स का और यहूदियों के जो उनकी एलीट थी, रोमन्स के साथ मिलके जुल्म करती थी, उनका मुकाबला किया। और हमारे नबी ने मक्का के कुरैश, उनका मुकाबला किया। सब खड़े हुए जालिमों के खिलाफ। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि आप सब पे जिम्मेदारी है कि हम जुल्म का मुकाबला करें, हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। तो मैंने तब फैसला किया, अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना देता, मैं सियासत में ना आता। तब मैंने फैसला किया, आज से 20 साल पहले पार्टी बनाई और फिर वो जो सफर था, 10 लोग थे मेरे साथ, आज बचे हुए हैं यहाँ हामिद खान, यहाँ नईमुल हक, यहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी, वो थोड़ी देर के बाद आए, और फिर नजीब हारून। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े से लोग थे ज्यादा। आइए मुनज़्ज़ा, फौजिया कसूरी, ये शुरू के हमारे लोग थे जो हमारे साथ शुरू में आए। ये बड़ी लंबी रेस थी, कई आए कई गए, लेकिन मैं खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरे साथ खड़े रहे, मुश्किल वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी। मैं आज आप सबके सामने इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अच्छा, अब सुने, हमारा फिर हमने एक मंशूर बनाया। वो क्या मंशूर था? हमने फिर फैसला किया कि हमने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है
जो इलामा इकबाल का नजरिया था और कायदे आजम की ख्वाब थी, इस्लामी फलाई रियासत। पाकिस्तानियों फिर से सुन लो, ये पाकिस्तान किसी मकसद के लिए बना था। ईरान ईरानियों के लिए, मिस्र मिस्रियों के लिए, बाकी सारे मुल्क अपने उनके जो लोग थे उनके लिए बने, पुराने थे। यानी कि शाम था, तुर्की था, ये सारे मुल्क पहले के थे। लेकिन पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, एक मकसद था। इलामा इकबाल कहते थे कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाना है जो मिसाल बनेगा दुनिया में कि हकीकी इस्लाम क्या था। तो सुन लो जरा, वो नजरिया क्या है जो पाकिस्तान का है। हमने एक ऐसा मुल्क बनाना था जिधर अदल और इंसाफ होगा, जिधर सारे लोग कानून के सामने एक बराबर होंगे। हमने वो मुल्क बनाना था जिधर फलाई रियासत बननी थी, जिधर हमने जिम्मेदारी लेनी थी अपने कमजोर तबके की, जिधर हमने अपनी ख्वातीन को हुकूक देने थे, इनको जायदाद में हक देने थे जो नहीं मिलते, इनको हमने तालीम देनी थी, इनको हमने वो शहरी बराबर के शहरी बनाना था ताकि ये भी पाकिस्तान में पूरी शिरकत कर सके हमारे मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। हमने अपने नौजवानों को तालीम देनी थी, हमने अपनी अक़लियतों को, अपनी माइनॉरिटीज को हमने वीआईपीज बनाना था, हमने उनको बराबर के शहरी बनाना था। हमने दुनिया में मिसाल देनी थी कि हम अपनी अक़लियतों को कितनी जबरदस्त तरीके से रखते हैं, कैसे उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनकी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये हमने बताना था, ये पाकिस्तान बनना था। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके इमरान। तो फिर मुझे आज इतनी तकलीफ है सोरेन सिंह का। जब मुझे पता चला कल, मुझे तकलीफ इसलिए है कि एक तो वो हमारी पार्टी का एक ऐसा जुनूनी कारकुन था, लेकिन मुझे तकलीफ इसलिए, जरा ये गौर से सुने, कि सोरेन सिंह की बीवी और 2 बच्चे वो हिंदुस्तान जाना चाहते थे। सोरेन सिंह ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, घर टूट गया, बीवी और बच्चे चले गए, वो पाकिस्तान में रहे। ये वो पाकिस्तानी था। तो मैं आज सबसे, अपने पाकिस्तानियों, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि हमने आज से फैसला करना है कि हमने अपनी अक़लियतों को पाकिस्तान के अंदर वीआईपी बनाना है। हमने इनकी कदर करनी है, हमने दुनिया में मिसाल बनानी है कि हम कैसे अपनी अक़लियतों को, हिंदुओं को, सिखों को, मसीहों को, क्लाश में रहते हैं पाकिस्तानी, हमने इनको किस तरह ध्यान रखना है, हमने कैसे इनके हुकूक की हिफाजत करनी है। मुझे सारे हाथ खड़ा करके बताओ कि आगे से हम ये करेंगे। हाथ खड़ा करें, क्योंकि मैं आज बड़ी तकलीफ में हूं। मुझे सोरेन सिंह का जितना दुख हुआ कि एक अजीम पाकिस्तानी था जिसको शहीद किया गया, तो हमने वो पाकिस्तान बनाना था। नौजवानों, आपने औरतों की हिफाजत करनी है। आप देख रहे हो उधर, आप उधर खड़े हो, देख रहे हो, कोई भी इस औरतों के इंक्लोजर में ना आए। वैसे आपको जगह, असद उमर, आपको जगह ज्यादा बड़ी चुननी थी, जगह छोटी पड़ गई यहां। अभी एक खड़ा है, अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी यहां ये हाल है
तो जब हम रायवन जाएंगे कितनी पब्लिक आएगी? अच्छा, तो पहले तो हम अपने नजरिए पे आ जाएं। मैं आप अपने नौजवानों सबको कहना चाहता हूं कि देखें, जिस दिन हमने अपने नजरिया खो बैठे ये कौम मर जाएगी। कभी भी कोई कौम एक नजरिए और मकसद के बगैर नहीं बनती। हमने वापस पाकिस्तान का नजरिया जगाना है। हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो बनना चाहिए था, जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि मुझे वो पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहा। मुझे नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान के करीब हम पहुंच गए हैं। और वो पहुंचे इसलिए कि हमारी कौम जाग गई है। हमारी कौम जाग गई है। और अभी तो मैं पनामा लीक्स के ऊपर आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं। मैं जब पनामा लीक्स का नाम लेता हूं तो रायवन में तहलका मच जाता है। तो मेरी सुने जरा बात। देखें, ये बड़ा मुश्किल सफर था। पहली इलेक्शन में 0 सीटें मिली। दूसरी इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी की, 1 सीट मिली। फिर पार्टी तितर बेतर, फिर बड़ी मुश्किल से पार्टी को खड़ा किया। और फिर हम एपीडीएम का जब हिस्सा बने, मियां नवाज शरीफ ने हमारी एपीडीएम को बॉयकॉट करवा के खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। फिर पार्टी गिर गई। फिर पार्टी को उठाया। और मैं जरा आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये सारे मुश्किल सफर में मैं एक चीज देखता था। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बड़ी करीबी से पढ़ा। मैंने जब देखा, मैं जब बुरा वक्त आता था मेरा, और बड़े बड़े बुरे वक्त आए, तो मैं उनकी जिंदगी की तरफ देखता था। मैं ये जब देखा कि अल्लाह ने अपने महबूब को 13 मुश्किल साल से क्यों गुजारा। वो तो हमारे नबी तो अल्लाह के सबसे करीब थे, तो उनको इतने मुश्किल 13 साल क्यों गुजारे। उनकी जान खतरे में थी, उनके ऊपर पथराव किया गया, गंद फेंका गया, बुरा भला कहा गया। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी देखता था कि अगर उनको अल्लाह ने इस मुश्किल वक्त से गुजारा, तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है। जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई कि 13 मुश्किल साल के बाद जो 10 साल आए, उसने हमारे नबी ने दुनिया की तारीख बदल दी। एक ऐसी मदीना की रियासत बनाई कि सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। तो इसलिए जब मेरा बुरा वक्त आता था, मैं उनकी जिंदगी देखता था। और मैं फिर आपको बताऊं कि 2011 में 30 अक्टूबर आया। 15 साल के बाद मुझे नजर आया कि मेरी कौम जाग गई है, पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है। जो मैं 15 साल से चीजें कह रहा था, मेरी कौम समझ गई थी। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहला फेज मेरी जद्दोजहद का खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। दूसरा फेज था कि पार्टी अब बनानी है। पहला तो जद्दोजहद था, फिर पार्टी बनानी है। हमने पार्टी में इलेक्शन करवाए। हमारे इलेक्शन वैसे नहीं हुए जैसे हम चाहते थे। फिर से हमने फैसला किया इलेक्शन करवाने का। और ये याद रखें कि इंशाल्लाह मैं आपको इलेक्शन करवा के दिखाऊंगा और इस पार्टी को एक इदारा बना के दिखाऊंगा। सिर्फ रायविंड का जरा मुझे मार्च होने दें। उम्मीद तो यह है कि रायविंड से पहले ही मियां साहब फैसला कर दे वो कमीशन बनाने का जो एहतसाब इनका करे। लेकिन रायविंड मार्च के बाद इंशाल्लाह फौरी तौर पे हम पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे और वाहिद पाकिस्तान की पार्टी होगी जो कि इंस्टीट्यूशन बनेगी। अच्छा, फिर 2013 का इलेक्शन आया, धांधली हुई। हमने कहा 4 सीटें खोल दो।
मियां साहब को मैंने कहा, मियां साहब सिर्फ 413 में से 4 सीटें खोल दो। 1 साल तक मैं कहता रहा, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां नहीं सुनी गई, इलेक्शन कमीशन गए, पता चला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं थी, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग निकली। फिर पार्लियामेंट में गए, वहां नहीं हमारी किसी ने बात सुनी। आखिर में हमने धरना दिया। कितने यहां लोग हैं जो धरने में जिन्होंने शिरकत की? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा कर। माशाल्लाह सभी थे। अच्छा, मियां साहब ने जब वो टीवी पे आके बड़ी अपनी मजलूम और मासूम शक्ल बना के एक दुख भरी कहानी सुनाते हैं, मुझे भी तरस आना शुरू हो जाता है मियां साहब के ऊपर देख के। मजलूम बेचारे मासूम, जुल्म हो रहे हैं दुनिया के, कि जी देखें धरना कर दिया। मियां साहब 1 साल तक आपसे 4 हल्के मांगते रहे, और पाकिस्तानियों जब वो 4 हल्के खुले तो क्या रिजल्ट निकला उसका? बताए ना क्या रिजल्ट निकला? चारों हलकों में धांधली निकली, चारों हलकों में। तो क्या मियां साहब इसलिए नहीं आप खोल रहे थे? अच्छा, हम कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और मियां साहब कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। मियां साहब, एक तो ये जमहूरियत आप खतरे में, जब आपका एहतसाब करो, आपकी करप्शन की बात करो, जमहूरियत खतरे में आ जाती है। आपकी इलेक्शन की धांधली की बात करो, जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जमहूरियत तो मजबूत होगी जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। जमहूरियत तो मजबूत होगी जब अवाम हुक्मरानों का एहतसाब करेगी, तब जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत तो ऐसे मजबूत नहीं होगी कि आप धांधली करवा के इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन जीतते के इक्तदार में आए, इक्तदार में आके पैसा बनाए, मुल्क में बेचारे लोग भूखे, साफ पीने का पानी नहीं। 2.5 करोड़ पाकिस्तान का बच्चा स्कूलों में नहीं है, 2.5 करोड़। आधी पाकिस्तान की आबादी अपनी पूरी हाइट पे नहीं जा सकती क्योंकि खुराक नहीं मिलती। 35% पाकिस्तानी बच्चों को एक बीमारी है, मेल न्यूट्रिशन, पूरा खाना नहीं मिलता। और मियां साहब आप क्या बना रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन, 200 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन। आप क्या बना रहे हैं? मेट्रो 150 अरब रुपए के दो। ये क्यों बनते हैं? लोगों को खाने को नहीं है। किसान पाकिस्तान का पिस गया है, बेचारी की कीमतें जो पैदावार उगाने के लिए टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, वो बेचारा पैदावार जो उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैदावार की कीमत नहीं मिल रही, किसान पिस गया है, गुर्बत बढ़ रही है। लेकिन मियां साहब क्या बना रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, मियां साहब मेट्रो बना रहे हैं। वो बेचारा मेट्रो ऊपर से गुजर रही है, नीचे भूखे नंगे पाकिस्तानी, लेकिन ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो, बताओ मेरे पाकिस्तानियों क्यों बनाई जा रही है? क्यों बनाई जा रही है? बताए ना। कमीशन कमाने के लिए इनसे पैसा बनता है, पैसा ओवरसीज अकाउंट्स में जाता है, ओवरसीज कंपनीज में जाता है, बड़े बड़े महलों में जाता है। अच्छा, सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताएं कि हसन शरीफ मियां साहब का नाम साहिबजादा, उसके अभी लंदन के में उसने घर बेचा है, कितने पैसे का बेचा? बताएं, कोई बताए? बड़ा सस्ता बेचा है, सिर्फ 650 करोड़ रुपए का घर बेचा है सिर्फ। और मियां साहब के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, बेचारे घर में बच्चे पैसे भेजते हैं इंग्लैंड से, तब गुजारा करते हैं, पैसा ही नहीं है। देखें पाकिस्तानियों, ये बड़ा पाकिस्तान में फैसला कुन वक्त है, ये फैसला कुन वक्त है।
अगर हमने इस वक्त अगर हमने हुक्मरानों का एहतसाब अब ना किया, ये हमारा मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। ये है वक्त कि मियां साहब से हम पूछें कि मियां साहब जवाब दो, आप जवाब दो। ये ना कहें कि जनाब सारों का एहतसाब करो, ये ना कहें जी 200 लोगों का एहतसाब करो। मियां साहब एहतसाब आपका होगा, आपको आपने जवाब देना है। पैनामा में ऑफशोर कंपनीज में आपका नाम आया, आपके बच्चों का नाम आया, आपकी तस्वीर सारी दुनिया में आई है। ये इमरान खान ने नहीं साजिश की। मियां साहब ने तकरीर में तो मुझे बड़े बड़े जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया मेरे ऊपर, लेकिन मियां साहब मैंने नहीं कुछ किया। उधर जाके पूछें पैनामा के जो 150 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कंसोर्शियम जिन्होंने ये सारा कुछ निकाला है, तो मियां साहब आपको अब जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानियों हाथ खड़ा करके बताओ कि मियां साहब को जवाब देना पड़ेगा। मियां साहब अब तक आप बचते रहे हैं। एलडीए के 5 अरब के प्लॉट आपने दे दिए सियासी रिश्वत में, तब बच गए। आईएसआई से आपने पैसा लिया, तब बच गए। मेरान बैंक स्कैंडल में आप बच गए। कोऑपरेटिव्स में बेचारे गरीब लोगों का पैसा लूटा गया, आप बच गए। आप हुदैबा पेपर मिल के केस में बच गए। आप हमेशा बच जाते हैं, लेकिन मियां साहब अब आप नहीं बचेंगे। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, और अब मैं जरा एक मिनट सुने जरा, मैं जरा नून लीग से एक सवाल पूछता हूं। मैं नून लीग से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नून लीग से पूछना चाहता हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो या एक बादशाह के दरबारी हो, फैसला कर लो। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको सबको पूछना चाहिए कि मियां साहब जवाब दें आप। आइसलैंड का जब प्राइम मिनिस्टर का नाम आया पैनामा के ऑफशोर अकाउंट्स में, उसकी अपनी पार्टी ने उसे कहा कि जवाब दो, उसको रिजाइन करवाया। मार्गरेट थैचर को कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा रिजाइन करो, टोनी ब्लेयर को लेबर पार्टी ने कहा रिजाइन करो। तो नून लीग आपको बजाय ये कहने के कि जनाब बाकी भी सारे करप्ट हैं, आप नवाज शरीफ से पूछें कि आपके बच्चों का एक बयान एक बच्चे का एक आ रहा है, दूसरे बच्चे का दूसरा बयान आ रहा है। कुलसूम नवाज बीबी का, और वो सच बोल रही हैं, बयान आ रहा है कि हाँ हमारे फ्लैट थे। तो मियां साहब आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? आप बयान दें, आप सच बताएं। 2 दफा टीवी पे आए हैं और दोनों दफा आपने सच नहीं बताया। मियां साहब आपको सच बोलना पड़ेगा, असासे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये पाकिस्तानी कौम अब ये चुप करके नहीं बैठेगी। ये वक्त आ गया कि हम इंसाफ मांगेंगे, हम आपका एहतसाब करेंगे। हम चीफ जस्टिस के नीचे एक इंक्वायरी कमीशन चाहते हैं। हम वो कमीशन चाहते हैं जिसकी ऑफशोर ब्रांच हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हो। हमने कंपनियों को देखा हुआ है, एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी हफ्तों के अंदर ये सब कुछ इंकशाफ कर देगी। लेकिन हम आपके, अगर आप ये समझते हैं कि अपनी आप कमीशन बनाएंगे और चीफ जस्टिस के नीचे TORs आप बनाएंगे, कोई पाकिस्तानी मानने नहीं लगा। ये क्यों पाकिस्तानियों आप मानेंगे? आप नवाज शरीफ की कमीशन मानेंगे? फिर से बताएं, नवाज शरीफ की कमीशन मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन हम एक आजाद चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन मानेंगे जो कि इनका एहतसाब करेगी। और ये एहतसाब ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मियां साहब जब कहते हैं ना जी सबूत लाओ, मियां साहब सबूत तो आ चुके हैं, सबूत तो आ चुके हैं। आपने जवाब देना है और ये सबूत ऑपोजिशन नहीं लेके आए। अच्छा, अब एक और, मैं जब से पिछले 20 साल से देखता रहा हूं, जब आप किसी सियासतदान को कहते हैं कि वो करप्ट है, वो आगे से जवाब
वो आगे से क्या जवाब देता है? आप भी करप्ट हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि हुकूमत में जब आप बैठे होते हैं, जब एक ऑपोजिशन आपको कहती है आप करप्ट हैं, तो ऑपोजिशन का तो काम है कि अवाम के टैक्स के पैसे की हिफाजत करे और निशानदेही करे जब अवाम का टैक्स का पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता। ये तो हमारा फर्ज है। ये हमें लोग जिम्मेदारी देते हैं ऑपोजिशन को कि अवाम के टैक्स के पैसे की हिफाजत करें। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है जवाब दें। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वापस कहें जी आप भी चोर हैं। ये क्या मतलब? गवर्नमेंट का काम है कि आप हमें बताएं कि आपने जो भी करप्शन किया आप बताएं अवाम को, क्योंकि अवाम का पैसा है। ये कोई जवाब नहीं है कि जी आप भी करप्ट हैं। और मियां साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने बजाय ये अपनी सफाई पेश करने के, आपने शौकत खानम के ऊपर उंगलियां उठाई। मियां साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। शौकत खानम के ऊपर कहते हैं केजरीवाल कि उधर भी कुछ हुआ है, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब, आपको तो एक चेकअप भी होता तो आप लंदन चले जाते हैं, और वो भी अवाम के पैसे पे। और एक इदारा जो यहां 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, 350 करोड़ रुपया खर्च करता है गरीब मरीजों के इलाज पे, आप उसके मुतल्लिक कहते हैं, आप उसके ऊपर उंगली उठाते हैं तहकीकात किए बगैर। मियां साहब, मुझे इसका सबसे ज्यादा अफसोस हुआ। अगर तो आप सीरियस थे